बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था जिसका नाम धर्मराज था। धर्मराज न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था, लेकिन एक बात हमेशा उसे भीतर से तोड़ती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए तप, व्रत और यज्ञ करवाए। पंडितों की सलाह पर राजा ने 7 शादियां कर ली, लेकिन फिर भी उसे संतान सुख नहीं मिला। एक दिन राजा दरबार में बहुत उदास बैठा था। उसे देखकर मंत्री ने पूछा, महाराज, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने पहले टालते हुए कहा, नहीं मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मंत्री बार बार पूछता रहा। आखिरकार राजा का मन भर आया और उसने गहरी सांस लेकर कहा, मंत्री जी, बात यह है कि बड़ी रानी ने कहा है कि जिसकी कोई संतान ना हो वह व्यक्ति पापी और अभागा होता है। मैंने तो 7 विवाह कर लिए मंत्री जी, फिर भी संतान ना हुई। निश्चित ही मैं कोई बड़ा पापी हूँ। अब मेरा मन इस राजपाट में नहीं लगता। अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो मैं यह राज्य छोड़कर जंगल में तपस्या के लिए चला जाऊंगा। आप यह सारा राज्य संभाल लेना। राजा की बात सुनकर मंत्री की आंखें भर आई। फिर मंत्री ने कहा, महाराज, कृपया ऐसा मत कहिए। आप दिल छोटा ना करें। हम दूर दूर के बड़े से बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाएंगे। कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। राजा बोले, मंत्री जी, मैं इन पंडितों और ज्योतिषियों के चक्कर में अब तक पिस चुका हूँ। उन्होंने ही तो मुझे 7 बार विवाह करवा दिया और देखिए परिणाम क्या हुआ। मंत्री बोले, महाराज, एक बार आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको एक ऐसे साधु बाबा से मिलवाना चाहता हूँ जो बहुत विद्वान है। लोग कहते हैं कि वह भविष्य भी देख लेते हैं। शायद आपके मन की शंका का समाधान वहीं मिल जाए। राजा बोले, ठीक है, चलो। अगर मेरे भाग्य में संतान नहीं है तो कम से कम यह जान लूं कि क्यों नहीं है। अगली सुबह मंत्री राजा धर्मराज को लेकर जंगल की ओर एक कुटिया में पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। राजा उनसे बोले, बाबा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, लेकिन आज एक आम इंसान बनकर आपके पास आया हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता यही है, क्या मेरे भाग्य में संतान का सुख लिखा है? साधु बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली और राजा को कुछ क्षणों तक ध्यान से देखा। फिर बोले, हे राजन, समय के गर्भ में बहुत कुछ छिपा होता है, लेकिन जो तुम जानना चाहते हो उसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। देखो राजन, आने वाले 1 साल में तुम्हारे घर एक लड़के का जन्म होगा। यह मेरी बात बिल्कुल अटल है। 1 साल से ज़्यादा एक दिन भी ऊपर नहीं जाएगा, पर जिस दिन तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा उसी दिन तुम्हारे राज्य में जितने भी नवजात बालक होंगे उन्हें उनकी माताओं के साथ तुम्हारे पुत्र के साथ एक गुफा में रखा जाएगा। वहीं उनका पालन पोषण होगा। सभी का लालन पालन राजकुमार की तरह ही किया जाएगा। जो भी विद्याएं दी जाएंगी वे सबको समान रूप से दी जाएंगी। राजा बोले, ठीक है बाबा जी। फिर 1 वर्ष बीतते ही सबसे बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को राज दरबार में बुलाया और आदेश दिया, सैनिकों, जाइए और पता लगाइए कि आज हमारे राज्य में कुल कितने बालकों ने जन्म लिया है। फिर सिपाही नगर में सब पता लगाकर आए, दरबार में पहुंचे और कहने लगे, महाराज, हमने पता कर लिया, आज हमारे नगर में 3 और बच्चों ने जन्म लिया है। राजा बोले, ठीक है, जाओ उन बच्चों और उनकी माताओं को यहाँ ले आओ। और जैसा कि साधु बाबा ने बताया था वैसे ही फिर सभी 4 बच्चों और उनकी माताओं को गुफा पर भेज दिया गया।
और साधु बाबा ने उनके लिए प्रार्थना की। समय बीतता गया। जब चारों लड़के जवान हो गए तो उन्हें गुफा से बाहर निकाला गया। राजा ने उन्हें देखकर बहुत दान पुण्य किया। चारों बिल्कुल राजकुमार जैसे लग रहे थे। फिर वे अपने अपने घरों की ओर लौटे। वो चारों जन्म से ही साथ पड़े हुए थे, इसलिए अब भी वो हमेशा एक साथ ही रहती थी। जहाँ भी जाते एक साथ ही जाते, शिकार पर जाना हो तब भी साथ ही जाते। यह सब देखकर मंत्री अंदर ही अंदर जलने लगा। वो सोचता कि महाराज का पुत्र उन तीनों से बहुत स्नेह करता है, मेरे पुत्र को तो यह आगे मंत्री नहीं रखेंगे। एक दिन मंत्री ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम भी महाराज के बेटे के साथ रहा करो। वो जहाँ भी जाते हैं उनके साथ ही जाया करो। तुम्हें महाराज के पुत्र से दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी तुम राजकुमार के वजीर बनोगे। मंत्री के पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी। मंत्री के कहने पर उसका बेटा राजकुमार के पास जाने लगा। उसने जाना तो शुरू कर दिया, पर राजकुमार और उसके तीनों साथी उसे आपस में घुलने मिलने नहीं दिया करते। ऐसे ही कई दिन निकल गए। एक दिन बातों बातों में राजकुमार ने मंत्री के बेटे से कहा, तुम क्यों अपना दिमाग लगाते हो? बिना बात के हमारे बीच आ जाते हो। इतना सुनकर मंत्री के बेटे को यह बात चुभ गई और वो वापस अपने घर चला गया। शाम को जब मंत्री आया तो मंत्री का बेटा उदास बैठा था। उसे उदास देखकर मंत्री ने पूछा, पुत्र, तुम आज उदास क्यों बैठे हो? पिताजी, मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि राजकुमार मुझे अच्छा नहीं समझता, मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता, ना मुझसे अच्छे से बात करता है और बोलता है कि तुम हमारे बीच क्यों आ जाते हो। मंत्री ने कहा, तुम चिंता मत करो पुत्र, इसका भी हल है मेरे पास। अगले दिन सुबह राज दरबार लगा तो मंत्री ने महाराज से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बोले, बोलिए मंत्री जी, क्या कहना है? महाराज, राजकुमार जो है वो इस गद्दी के काबिल नहीं है, वो इस राज्य को नहीं संभालेगा। राजा ने पूछा, क्यों मंत्री जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमार जैसे लोगों के साथ रहेगा उसका दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। इसके जो 3 दोस्त हैं, राजकुमार को उन्हें छोड़ना होगा। राजकुमार को उनसे दूर रखिए, उसे बुद्धिमान लड़कों के साथ ही रहना चाहिए, जैसे मेरा पुत्र है महाराज। अगले दिन महाराज ने राजकुमार से कहा, पुत्र, तुम उन तीनों लड़कों के साथ दोस्ती तोड़ दो। तुम्हें दोस्ती करनी ही है तो हमारे राज्य में जो 2-2 मंत्री हैं, उनके जो बेटे हैं वो बुद्धिमान लोग हैं, उनसे दोस्ती रखो। उनके साथ शिकार पर जाया करो, पर उन तीनों से मित्रता तोड़ दो। राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, और देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। राजा बार बार राजकुमार को रोकने की कोशिश करते, समझाते, लेकिन राजकुमार पर उन बातों का कोई असर नहीं होता। तभी एक दिन मंत्री ने धीरे से आकर कहा, महाराज, आप उसे समझाते क्यों नहीं? राजा बोले, अरे मंत्री जी, मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, वो मेरी बात नहीं मान रहा, उनसे दोस्ती नहीं तोड़ रहा। मंत्री बोला, महाराज, अब समय आ गया है सख्ती का। आप ऐसा कीजिए, उसे कहिए कि या तो वह अपने उन तीनों दोस्तों से दोस्ती तोड़ दे, या फिर आप उसे अकेले को 14 साल का वनवास देंगे। राजा ने कहा, ठीक है। उसके बाद राजा ने अपने महल की दीवार पर यह लिखवा दिया, राजकुमार को 14 साल का वनवास है। अगर वह नहीं जाना चाहता तो अपने तीनों दोस्तों से दोस्ती तोड़ दे। राजकुमार और उसके तीनों दोस्त शिकार से लौटे और वह सब अपने अपने घर में चले गए। राजकुमार जब महल के दरवाजे के पास पहुंचा और उसने वह लिखा हुआ पढ़ा, उसे देखते ही उसने अपना घोड़ा वहां से घुमा लिया और अपने पहले दोस्त, जिसका घर पहले आता था,
उसके पास पहुंचा और उससे बोला, देखो दोस्त, मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आया हूँ। उस दोस्त ने कहा, क्यों दोस्त, क्या बात हो गई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? राजकुमार ने कहा, देखो दोस्त, मेरे पिताजी ने मुझे 14 साल का वनवास दे दिया है, अब मुझे जाना पड़ेगा। दोस्त ने कहा, अरे मेरे प्रिय मित्र, अगर तुम वनवास के लिए जाओगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? चलो भाई, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। इसके बाद राजकुमार और वह पहला दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने उसके घर गए। उसका दोस्त उनको देखकर बोला, अरे क्या बात हो गई, तुम दोनों फिर लौट आए? राजकुमार बोला, मेरे पिता ने महल की दीवार पर साफ लिखवा दिया है कि मुझे 14 साल का वनवास मिलेगा। शायद आज के बाद तुमसे कभी मिल भी ना पाऊं, इसलिए सोचा कम से कम एक बार मिल लूं, क्या पता अगली मुलाकात हो भी या नहीं। दूसरे दोस्त ने कहा, अच्छा यह बात है, तो चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। इसके बाद वो तीनों चौथे दोस्त के पास गए। उसने भी वही कहा, अगर तुम लोग वनवास जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूँगा, मैं भी यहाँ रहकर क्या करूँगा। अब चारों दोस्त एक साथ चल पड़े, चलते रहे और अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में प्रवेश कर गए। जब वो वहाँ एक जंगल में से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी झुका हुआ नीचे गर्दन झुकाए कुछ ढूंढ रहा था, पर वहाँ पर दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा था। यह देखकर उनके पास जाकर राजकुमार ने पूछा, बाबा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी गाय खोए हुए 12 साल हो गए हैं, आज पहली बार उसके पैरों के निशान दिखाई दिए हैं, बस अब उसी की तलाश में निकला हूँ, यहीं से आगे जाऊंगा, शायद अब वो मिल ही जाए। चारों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा, अरे भाई, यह तो निशान ढूंढने वाला बाबा है, क्या मैं इसके पास रहकर यह निशान ढूंढने वाला काम सीख लूं? बाकी दोस्तों ने कहा, ठीक है, अगर तुम यह काम सीखना चाहते हो तो बाबा के साथ ही रहो। बाबा, क्या आप मुझे यह काम सिखा सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्यों नहीं बेटा, आ जाओ मेरे साथ। इस काम का गुण अपने साथ लेकर मर गया तो पाप होगा, अगर तुम इसे सीख लोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अब वो दोस्त वहीं रुक गया और बाकी के दोस्त आगे चल पड़े। जब वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक पंडित कुएं के पास खड़ा था और पास में एक पानी का बर्तन रखा हुआ था और वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था जिससे कुएं का पानी घूम रहा था। उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, यह आप कैसे कर लेते हैं? पंडित ने कहा, हाँ बेटा, मुझे बहुत से ऐसे मंत्र आते हैं और मैं बहुत से चमत्कार कर सकता हूँ। दूसरे दोस्त ने कहा, पंडित जी, क्या आप मुझे यह सब सिखा सकते हैं? पंडित जी बोले, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर, तुम सीख सकते हो, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, आ जाओ। इसके बाद दूसरा दोस्त वहाँ रुक गया और बाकी दोनों दोस्त आगे चल पड़े। जब वो आगे गए तो आगे एक लकड़ी का कारखाना था। राजकुमार का तीसरा दोस्त बोला, अरे भाई, मैं यहाँ रहकर लकड़ी का काम ना सीख लूँ? राजकुमार बोला, ठीक है, सीख लो। राजकुमार ने बढ़ई से बात की और उसे वहाँ काम सीखने पर रखवा दिया। अब राजकुमार अकेला रह गया। वो अपने घोड़े पर बैठकर चलता रहा। आगे जंगल आ गया, शाम हो गई। राजकुमार थक गया था तो एक बड़े से पेड़ के पास घोड़ा बांधा और खुद पेड़ पर चढ़ गया, यह सोचकर कि नीचे कोई जानवर या सांप ना मार दे। जब उसे ऊपर बैठे बैठे कुछ ही समय हुआ था, तभी वहाँ एक बिल से सांप निकला। उसके सिर पर एक मणि थी जिसका प्रकाश बहुत दूर तक फैल रहा था। उसने मणि को वहीं फेंक दिया और वहाँ टहलने लगा। राजकुमार यह सब ऊपर बैठकर देख रहा था। जब दिन निकलने लगा तो सांप ने मणि उठाई और पानी में चला गया। राजकुमार
पेड़ से उतरा और अपने घोड़े पर बैठकर अगले राज्य की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। उस शहर में जाकर राजकुमार एक दाने भूनने वाली औरत के पास गया। उसने अपने पास राख का ढेर लगाया हुआ था। अम्मा, आप मुझे राख की 3 बोरियां दे दो, रुपए चाहे जितने भी ले लो। अम्मा ने उसे देखा और सोचने लगी, यह तो कोई राजकुमार लगता है। अरे बेटा, अब तुमसे राख के भी पैसे लूं? तुम्हें जितनी राख चाहिए उतनी ले जाओ बेटा, वैसे भी यह मेरे किसी काम की नहीं है। राजकुमार ने 3 बोरियां राख की भर ली और अपने घोड़े पर रख ली और वह वापस उसी जगह पर आ गया जहां पर उसने सांप को देखा था। वहां आकर उसने एक जगह राख बिछा दी जहां पर सांप ने अपनी मड़ी फेंकी थी और अपने घोड़े को एक तरफ छुपाकर बांध दिया और खुद पेड़ पर चढ़ गया। जब सांप निकला और उसने अपनी मड़ी फेंकी, वह सीधी उस राख में चली गई और गुम हो गई, जिसकी वजह से जो उस मड़ी का प्रकाश होना था वह ना हो पाया। सांप ने गुस्से में आकर तालाब की सीढ़ियों पर फन मार मार कर अपनी जान ले ली। जब दिन निकलने लगा तो राजकुमार नीचे उतरा और राख में से मड़ी ढूंढकर उसे उठा लिया। उसे पानी से धोया और फिर पानी के अंदर सीढ़ियों में से नीचे उतर गया। नीचे जाकर राजकुमार को एक दरवाज़ा दिखाई दिया। राजकुमार उसके अंदर चला गया। वहां जाकर उसने देखा बहुत सुंदर बाग था। वह आगे गया। वहां एक छोटा सा महल था। जब वह अंदर गया तो देखा वहां एक बहुत सुंदर रानी बैठी हुई थी। राजकुमार को देखकर रानी हंसने लगी और फिर रोने लगी। राजकुमार ने उससे पूछा, मुझे यह बताओ, पहले तो मुझे देखकर हंसी और फिर रोने लगी, इसका कारण बताओ। रानी ने कहा, इसका कारण यह है कि यह महल एक नाग का है जो इच्छाधारी नाग है। मैं एक राजा की बेटी हूँ। मेरा नाम रूपवती है। वह मुझे बचपन में उठा लाया था। अब मैं जवान हो गई हूँ, इसलिए हंसी थी, क्योंकि मैंने अपने जैसा इंसान कभी नहीं देखा। और मैं इसलिए रोई कि वह नाग बहुत खतरनाक है। वह एक ही फन से तुम्हें भस्म कर सकता है। राजकुमार ने कहा, तुम चिंता मत करो, उसका तो मैं काम तमाम कराया हूँ। यह देखो मड़ी। मड़ी देखकर रानी को भरोसा हो गया कि यह सच में उसे मार आया है, और दूसरा, यह मड़ी के बिना ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। फिर राजकुमार ने कहा, मैं भी राजकुमार हूँ। मैं भी रात गुजारने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। इसके बाद सारी कहानी राजकुमार ने रानी को बताई। सारी बात सुनने के बाद रानी रूपवती बोली, अब बताओ, भूख लगी होगी आपको, क्या खाओगे? राजकुमार बोला, जैसी आपकी मर्जी हो, जो भी खिला दें। रानी रूपवती बोली, राजकुमार, ये मड़ी से हम कोई भी खाना मंगवा सकते हैं और जो आपके पास है उससे हम अंदर बाहर आ जा सकते हैं। इसके बाद रानी ने खाना मंगवाया और दोनों ने खा लिया। फिर राजकुमार वहीं रहने लग गया। कभी कभी वह दोनों बाहर आया करते थे, पेड़ के पास बैठते कुछ समय और फिर वापस अंदर चले जाते। एक दिन उस राज्य का राजा अपने सेनापति के साथ शिकार पर निकला था। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए जब प्यास लगी तो दोनों पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। सेनापति का घोड़ा आगे आगे था और उसके टापों की गूंज पूरे जंगल में फैल रही थी। उसी समय पेड़ के पास बैठे रानी रूपवती और राजकुमार को किसी के आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार तुरंत चौकन्ना हुआ और फुसफुसाया, कोई आ रहा है, जल्दी अंदर चलो। दोनों हड़बड़ी में नीचे उतरकर पानी में चले गए, लेकिन जाते जाते रानी की एक पायल उसके पैर से निकलकर वहीं रह गई। जब सेनापति ने उसे देखा तो तुरंत उसे उठाकर छुपा लिया। फिर उन्होंने पानी पिया और फिर अपने शहर चले गए। सेनापति वह एक पैर की पायल महल में लेकर आया और रानी को दे दी। रानी ने उसे देखा, वो बहुत खुश हो गई
और उसे एक पैर में पहनकर महल में इधर उधर घूमने लगी। उन्हें इस तरह घूमते देख एक दासी चौंक गई और बोली, रानी साहिबा, पहनना है तो दोनों पैरों में पहनो, ऐसे अधूरी पायल अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर रानी चुपचाप जाकर उस कमरे में बैठ गई जहां वह अक्सर नाराज होकर बैठती थी। थोड़ी देर बाद वहां राजा आया। उसने रानी को वहां बैठा देखा और पूछा, क्या बात है महारानी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? रानी बोली, मैं ऐसे ही नहीं बैठी हूँ, कोई बात है। राजा बोला, क्या हुआ, बताओ तो सही। रानी ने कहा, मुझे इस पायल का दूसरा जोड़ा भी चाहिए। राजा ने पूछा, यह पायल तुम्हारे पास आई कहाँ से? रानी ने कहा, इसे सेनापति लेकर आया है जंगल से। राजा कुछ सोचने लगा, मन ही मन बड़बड़ाया, यह सेनापति भी ना, एक पायल लाकर नया झमेला खड़ा कर दिया। अब इसकी जोड़ी कहाँ से लाऊं? राजा ने बहुत मुश्किल से रात निकाली। अगले दिन सुबह जब दरबार लगा, सेनापति आया। राजा क्रोध भरे स्वर में बोला, वो एक पायल तुम कहाँ से लाए हो? सारी रात मुझे सूली पर चढ़ा रखा है उस एक पायल ने। जा तो उसके साथ ही दूसरी पायल भी लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। सेनापति घबराते हुए बोला, महाराज, मुझे कुछ समय तो दे दीजिए। राजा बोले, बोलो, कितना समय चाहिए? उसने कहा, महाराज, मुझे कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। राजा बोले, ठीक है सेनापति। सेनापति ने सोचा, 6 महीने में काम बन गया तो ठीक, नहीं तो किसी दूसरे राज्य में भाग जाऊंगा। सेनापति ने अपने शहर से एक चतुर औरत को बुलाया और उसे बताया, मुझे इस एक पायल के साथ की दूसरी पायल भी चाहिए। उस औरत ने कहा, सेनापति जी, मुझे यह बताओ कि आपको यह एक पायल कहाँ से मिली थी? सेनापति ने कहा, मुझे यह पायल जंगल के किनारे एक तालाब के पास से मिली थी। वो औरत बोली, ठीक है, फिर आप ऐसा करो, मुझे 2 सैनिक दे दो, यह काम हो जाएगा। सेनापति ने 2 सैनिकों का इंतजाम कर दिया। वो उन्हें लेकर वहीं पहुंची और उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर छिपकर नजर रखने को कहा और खुद भी छिप गई। जब राजकुमार और रानी रूपवती हमेशा की तरह बाहर घूमने निकले तो उस औरत ने उन्हें देख लिया और सारी बात समझ गई। वो औरत धीरे धीरे उनके पास चली गई। उसे अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। फिर उस औरत ने कहा, बेटी डरो मत, मैं तुम्हारी काकी हूँ। रानी रूपवती ने कहा, काकी? कौन सी काकी? मेरी तो कोई काकी ही नहीं है। औरत ने कहा, ऐसा क्यों बोलती हो बेटी, मैं तुम्हारी काकी ही हूँ। पर रानी ने उसकी एक ना सुनी। फिर राजकुमार बोला, ठीक है काकी जी, कोई बात नहीं, आप भी हमारे साथ ही रहो। वो औरत तो यही चाहती थी। जब वो औरत उनके साथ एक हफ्ता रही तो उनमें ही घुल मिल गई। फिर एक दिन उसने रानी से कहा, बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत मीठे मीठे अंगूर दिखाकर लाती हूँ, चलो। रानी रूपवती बोली, ठीक है काकी जी। इतना बोलकर वो औरत रानी रूपवती को अपने साथ बाहर ले आई और जब वो वहाँ से थोड़ा दूर चले गए और कोई अंगूर का पेड़ ना दिखा तो औरत चिल्लाई, आ जाओ। दोनों सैनिक वहां आ गए और रानी को पकड़कर महल ले गए। महाराज, आपको तो पायल का दूसरा जोड़ा ही चाहिए था, पर मैं तो उसे पहनने वाली को ही उठा लाई हूँ। अब जो मड़ी थी वो उस औरत के पास ही रह गई, जिस मड़ी से पानी के अंदर और बाहर जाया जा सकता था। फिर रानी रूपवती राज दरबार में बोली, महाराज, जब तक मेरे कपड़े फट नहीं जाते तब तक मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी, और दूसरा, जो मुझे आप बीती और जगबती सुनाएगा उसे मैं इनाम में एक सोने का सिक्का दिया करूँगी। राजा ने उसकी बात मान ली और महल के बाहर लिखवा कर लगवा दिया। अब जो राजकुमार था वह खाना पीना तो खा लेता था, पर मड़ी के बिना बाहर नहीं आ सकता था।
उधर उसका पहला दोस्त जिसने पैरों के निशान ढूंढने का काम सीखा था, उसे सपना आया कि उसका राजकुमार दोस्त किसी मुसीबत में फंस गया है। वह दूसरे दिन ही अपने दूसरे दोस्त के पास गया जो पंडित जी से मंत्र सीख रहा था और उसे अपने सपने के बारे में बताया। फिर वह दोनों लड़के लकड़ी का काम सीखने वाले दोस्त के पास गए और उसे सब बताया और उसे भी साथ लेकर राजकुमार की तलाश में निकल पड़े। पहले दोस्त ने राजकुमार के निशान पकड़ लिए और वे सीधे उस तालाब के पास पहुंच गए। वहां से फिर वे शहर की ओर निकल पड़े। शहर में वे सबसे पहले दाने भूनने वाली वृद्ध की भट्टी तक पहुंचे। वहां से घूमते हुए निशान उन्हें फिर उसी तालाब के पास ले गए, पर वहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे फिर वापस शहर की ओर चल पड़े और जब तक वह बूढ़ी अम्मा भी वहां पर आ पहुंची। फिर उससे पूछने लगी, अम्मा, यहाँ कुछ समय पहले घोड़े पर बैठकर कोई राजकुमार भी आया था क्या? अम्मा बोली, हाँ बेटा, आया तो था, पर वो आया सिर्फ एक दिन ही था और वो मुझसे 3 बोरियां और राख लेकर गया था। अब उन तीनों दोस्तों को यह समझ में आ गया कि राजकुमार यहीं से राख लेकर गया था और वह कहीं दूर नहीं गया बल्कि यहीं है, उसी तालाब के पास। जब वह आगे बढ़े तो उन्होंने महल के बाहर लिखा हुआ देखा, जो आप बीती और जग बीती सुनाएगा उसे 1 सोने का सिक्का इनाम दिया जाएगा। यह देखकर उन्होंने वहां खड़े एक सैनिक से कहा, हम कुछ सुना सकते हैं रानी को। सैनिक ने जाकर रानी को सूचना दी, महारानी जी, 3 युवक आए हैं और कहते हैं कि वे कुछ सुनाना चाहते हैं। रानी रूपवती बोली, उन्हें मेरे पास ले आओ। तीनों युवक अंदर पहुंचे। रानी रूपवती ने उन्हें देखकर कहा, सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? तीनों दोस्तों ने कहा, हम अपने बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी सुनाएंगे। राजकुमार के जन्म से लेकर उसके लापता होने और तालाब के किनारे उसके पैरों के निशान मिलने तक की पूरी कथा। तीनों ने मिलकर सब कुछ विस्तार से रानी रूपवती को सुना दिया। तब रानी रूपवती ने कहा, आपका दोस्त उसी तालाब के अंदर है। फिर उसने सारी सच्चाई उन्हें बता दी। अब वो मड़ी एक चतुर औरत के पास थी। तीनों दोस्तों ने उस औरत के बारे में पता किया तो मालूम हुआ उसका एक ही बेटा था जो सालों पहले परदेस गया और अब तक लौटा नहीं। दूसरे दिन पंडित दोस्त उसके घर पहुंचा और आवाज़ लगाई, हथेली दिखाओ, जन्मपत्री बनवाओ। आवाज़ सुनकर औरत बाहर आई और बोली, पंडित जी, मेरे बेटे को गए कई साल हो गए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वह कब लौटेगा? पंडित ने कहा, माता जी, आपका बेटा कल आएगा। आएगा जब बहुत अंधेरा हो जाएगा। आपके बेटे को बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं। आपके बेटे से पूरा बोला नहीं जाता। वह थोड़ा तोतली आवाज़ में बोलता है और उसके सारे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। वह घोड़े पर आएगा, उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। उसके पीछे उसका एक और दोस्त आएगा, वह बाद में आएगा। वो जाकर उसे लेकर भी आएगा। पैसे वो आपको देकर जाएगा। वो औरत बहुत खुश हुई। अगले दिन पैरों के निशान पहचानने वाला दोस्त एक घोड़ा लेकर आया। उसने अपने शरीर पर पट्टियां बांध ली और घोड़े पर बोरियों में पत्थर भरकर लाद लिए। रात को उसने जाकर उस औरत का दरवाज़ा खटखटाया। वो औरत बाहर आई और उसे देखकर बहुत खुश हुई कि उसका बेटा इतने सालों बाद आ गया है। फिर उसे अंदर ले गई और बोली, बेटा, तुम भूखे होगे, मैं खाना बनाती हूँ। उस लड़के ने तुतलाते हुए कहा, माँ, खाना तो खा ही लेंगे, पर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। वहाँ तो मेरे पास मड़ी थी, उसी की रोशनी में सब कुछ कर लेता था, लेकिन वो मड़ी में भूल गया हूँ। यह सुनकर माँ मुस्कुराई, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। रुको बेटा, मेरे पास भी एक मड़ी है। फिर उसने एक छोटी सी मड़ी उसके पास रख दी।
वो दोस्त बहुत चालाकी से मुस्कुराया और बोला, माँ, मेरा एक दोस्त बाहर खड़ा होगा। वो मेरा धाम का भैया है। मेरे पैसे भी उसी के पास हैं। इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, उसे भी ले आओ। फिर वो दोस्त चुपचाप मड़ी उठाकर बाहर निकला, घोड़े पर चढ़ा और वहां से भाग निकला। अगले दिन जाकर उन्होंने रानी रूपवती को बता दिया कि हम मड़ी ले आए हैं। अब आप राजा से कोई ऐसा बहाना बनाओ कि यहाँ से निकलने का इंतजाम हो जाए। रूपवती ने कहा, ठीक है। फिर जिसने लकड़ी का काम सीखा था वो दोस्त बोला, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। उसके बाद रानी ने वैसा ही किया। रानी रूपवती ने राजा से कहा, मेरा तो कोई है ही नहीं जो मुझे लेने आए। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपना जीवन ऐसे ही नहीं बिताऊंगी। हमारे यहाँ एक रिवाज है। आप ऐसा कीजिए कि मेरे लिए एक उड़न खटोला बनवाइए और उसे महल की छत पर रखिए। मैं उसमें बैठकर पूरे राज्य का चक्कर लगाऊंगी और उसके अगले दिन मैं आपसे विवाह करूंगी। यही हमारी परंपरा है। अगले ही दिन राजा ने उस दोस्त को अपने महल बुला लिया और उससे उड़न खटोला बनाने को कहा। उसने राजा से 1 हफ्ते का समय लिया। फिर उसने एक उड़न खटोला बना दिया और राजमहल की छत पर रख दिया। इसके बाद उसने राजा से अपना इनाम भी ले लिया। अगले दिन तीनों दोस्त राजकुमार को निकाल लाए और महल की छत पर छिप गए। जब अंधेरा हुआ तो रानी रूपवती भी आ गई और सभी उड़न खटोले में बैठकर अपने राज्य की ओर निकल पड़े और अपने राजमहल पहुंच गए। राजकुमार अपने पिता से मिला और बहुत खुश हुआ। महाराज ने राजकुमार को राज्य सौंप दिया। सारे राज्य में जश्न मनाया गया, लेकिन राजकुमार ने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। दुख तकलीफ तो सह ली, पर अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा। विश्वास और धैर्य से हर संकट पार हो सकता है। इसलिए याद रखें, मुसीबत में जो साथ दे वही सच्चा साथी होता है। और सच्चाई, प्रेम और बुद्धि तीनों मिलकर अंधेरे में भी रास्ता बना देते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।